ये लोग नए क्या जी क्लास में? आज सेंटर में बड़ा बना देता हूँ ना आज। चलिए देखिए थोड़ा, तो ये मान चलिएगा हमारा कौन सा जी, ये आपका संसद है, ठीक है, तो समझिएगा। और एक अभिन्न हिस्सा किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। तो समझ गए जी, राष्ट्रपति को अभिन्न हिस्सा होने की वजह से कई प्रकार के पावर। तो बेसिक 79 क्या कहते हैं? संसद। तो संसद के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। अब 80 कैसा कहता है? राज्यसभा के गठन के बारे में। ये अभी चल रखना पड़ा ना, तो समझिएगा इसका जो 81 है, ठीक है जी। अगर बात करूं यहाँ दीजिएगा अनुच्छेद 80 का सब टाइटल दिया। उप अनुच्छेद 1 का क्या बोलता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि 12 व्यक्ति को क्या करेंगे? मनोनीत। क्या करेंगे वो? मनोनीत। ये सब आप याद कीजिएगा ना जी। जबकि इसी का खा क्या बोलता है? ठीक है, 238 सदस्य कहाँ से आएंगे? राज्यों से। तो इस स्ट्रक्चर देखे थे, इस 238 में याद रखिएगा। अगर मोटा मोटा बात करूँ तो 229 कहाँ से आने वाले हैं? स्टेट से आएगा, ठीक है। और जो बच गए हमारे पास, ठीक है जी, उल्टा लिखिए, हाँ देखिएगा, ये हमारे पास, ठीक है जी, वर्तमान में 245 है, ठीक है। अभी 245 से 12 निकाल दीजिए, कितना बचेगा जी? 233। ये 233 सीट कहाँ से आएंगी? राज्यसभा से आएंगी। इस राज्यसभा 229 सीट कहाँ से आता है आपका? स्टेट से आ जाए। और बाकी जो बच गए हमारे पास, कितना बच गए जी? 4 सीट। ये 4 सीट कहाँ से आने वाला होगा? केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज। जब भी नेशनल चुनाव होगा तो यहाँ से जम्मू कश्मीर और हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगी? 8 हो जाएगा। आगे टाइम अभी फिलहाल यही रखिएगा। अब समझिएगा, इसी का अब आता है अनुच्छेद 82 का सब अनुच्छेद 2। ये कहता है कि राज्यसभा में, ठीक है जी, राज्यसभा में राज्यसभा की सीटों के लिए क्या किया जाएगा जी? नामांकन। नामांकन मतलब, कहने का मतलब है आप कैसे फॉर्म डालोगे। तो ये बोलता है कि राज्यसभा में राज्यसभा की सीटों के जो नामांकन होगा वो बताया है संविधान के अनुसूची, या देखिएगा, अनुसूची 4 के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा जी? अनुसूची 4 के अनुसार। मतलब कैसे नामांकन भरना है, कैसे निर्वाचन हुआ है, उन सब के बारे में किसे बताया गया है? संविधान की अनुसूची 4 में बताया है। तो प्रश्न ये आ जाता है कि राज्यसभा में नामांकन हम लोगों ने किस देश से लिए, ठीक है। तो याद है कि हमेशा कहाँ से लिए? इसका नामांकन की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने एडॉप्ट किए हैं, कहाँ से? आयरलैंड से। या देखिएगा, किसकी जी? नामांकन की प्रक्रिया, किसी बोलो में नामांकन प्रक्रिया। याद रखिएगा, जो नामांकन प्रक्रिया है किसका? राज्यसभा सदस्य बनने का। ये किसने बताया है? याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्य का। इस प्रक्रिया को हम लोग जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। ये बताता है आपका 80 का 2। समझ आ गया जी। अब इसी में अगला जाइएगा तो फिर हमारा आता है अनुच्छेद 80 का सब टाइटल या सब अनुच्छेद 3 या उपखंड के नाम से जानते हैं। ये कहता है कि देखिए, 80(1) का राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करेंगे। वो बताया प्रधान क्या स्ट्रक्चर है संरचना में। और 80(3) के तहत 12 सदस्यों को क्या करेगा जी? मनोनीत करेंगे, मनोनीत करेंगे। याद रखिए, ये समझ में आया? उस 80(1) संरचना बताता है कि 238 कहाँ से आएगा? राज्यों से आने वाला होगा। और 12 कहाँ से लेंगे हम? जो राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे वो बताया। अब बताया ना सर, वही बोल रहा हूँ। 80 ये कह रहा है कि जो हमारा है वो कहाँ से आएगा?
वो आएगा राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। लेकिन जो मनोनीत करते हैं वो 80(3) के तहत करते हैं। वो संरचना बताया, संरचना समझो जी, कहाँ से स्ट्रक्चर लेंगे बताया। तो 80(1) का जो का है वो क्या संरचना बता रहा है कि जो दो हमारे पास 250 आया है, इस 250 में से 12 कहाँ से आएगा जी, राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, ये तरीका बताया है। और इसी में 238 है, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका राज्य से आएगा। ये संरचना बताता है। तो संरचना के बारे में चर्चा किसमें किया गया है, आपका 80(1) में किया गया है। जब इसी जो 12 को है इसको नियुक्ति कैसे करेंगे, 80(3) के तहत, ये बताया। समझा दोनों चीज, दोनों अलग चीज है। वो संरचना बताया कि संख्या कितना होगा वो बता रहे हैं। तो कि राष्ट्रपति 80(3) के तहत क्या करेगा जी, यहाँ पर मनोनीत करेगा ना, याद रखिए, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है। जब भी हम जाते हैं 80(4) अनुच्छेद 80(4) 80 का उपखंड 4 ये कहता है कि राज्यसभा सदस्यों को जो नामांकन होगा वो कैसे हो, ठीक है। तो समझिए ये बोला है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है जी, राज्य विधान सभा सदस्यों द्वारा, ठीक है, किया जाएगा। याद किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। और जो प्रक्रिया होगा, ये प्रक्रिया पूछ सकता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं एकल संक्रमणी, ठीक है जी, अनुपातिक पद्धति। इसे क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया का क्या नाम है, एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति के माध्यम से राज्य के जो विधायक है, ठीक है, जो एमएलए है, किसको चुनेंगे, राज्यसभा। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कितनी सीट है जी, 5। जो ये जो 5 है, याद रखिए कितने का नेतृत्व कर रहे हैं, 90 विधायकों को। समझ में आया क्या बोल चाह रहा हूँ, कि जो 90 है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है जी, 5। समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सांसद अगर पूछा, हमारे यहाँ एक सांसद सदस्य कितने विधायकों को प्रतिनिधित्व कर छत्तीसगढ़ में, 18 पंचे 90। समझ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ से 18 विधायक मिलकर एक राज्यसभा का क्या करेंगे, नामांकन करते हैं या चुन करते हैं। अब समझिएगा, अब अगर ये प्रक्रिया बता रहा हूँ कैसे होगा, एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति बताया गया है। तो तरीका फिर से बता रहा हूँ, लिखिएगा। जैसे कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, और बी व्यक्ति है, तो एक पार्टी होगा, या तो कांग्रेस होगा या बीजेपी से, दो ही होगा ना जी। अब इसको जो मतदान करना होगा, इसको 18 लोग देंगे, 18 लोग देंगे, याद रखिएगा। इस 18 में सबको क्या रहेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा। कोई एक को पसंद करे, एक देगा, इसको 2 देगा, या एक देगा 2 देगा, एक देगा 2 देगा, ये चलते रहेगा। या क्या करेगा, इसको 2 देगा, इसको देगा, इसको 1 देगा। इसी के आधार पर तय होगा, जिसको ज्यादा वरीयता मिलेगा वो क्या हो जाएगा, विजय घोषित हो जाता है। समझ आ गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति। ऐसा इसीलिए याद रखिएगा, जिस पार्टी का वोट ज्यादा रहता है वो क्या बन जाता है, वहां का सीट ज्यादा मिलेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ बीजेपी कितने 54 के आसपास आया है, तो 54 हम कह सकते कहीं 2 सीट। जब भी चुनाव होगा तो बीजेपी की सीट 3 हो जाएगा, कांग्रेस क्या फिर से 2 आ जाएगा। अभी क्या है, 4 कांग्रेस से है, 1 बीजेपी से है। 26 से चुनाव होगा, अगला 30 में चुनाव होगा, तब तक ठीक है। याद है कुछ समय क्या रहेगा, 26 2 सीट खाली होगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से बीजेपी 2 आ जाएगी, क्योंकि 54 ज्यादा बहुमत के साथ। समझ आएगी जी। तो याद है कि ये हमारे यहाँ 18 कितने टोटल, जो 90 विधायक है, 90 विधायक के द्वारा 5 सदस्य क्या किया जाएगा जी, नामांकन। और 5 में से 1 किसका नेतृत्व करेंगे, 18 का। ये टुकड़ा बांटा जाता है। सेम इसी प्रकार राज्य के जो सांसद होते हैं वो भी बटा है। तो हमारे यहाँ कितने जी, 11 है, ठीक है। अब 11 को 90 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो लगभग 10-10 मिलते हैं, कई जगह 9-9 भी ले लेते हैं, या कई जगह 8 देख के ले लिया गया है। मतलब एक सांसद 8 विधायकों का नेतृत्व करता है, जबकि यहाँ पर राज्यसभा के मामले में एक राज्यसभा
जो सदस्य है कितने विधायकों का, 18 विधायकों का। तो इन सब की जो प्रक्रिया बताया है, किसने बताया है आपका, 80 4 समझ आ गया। तो 80 क्या कह रहे हैं हम, राज्यसभा गठन किस प्रकार से करें। तो 80 बताया है आपका संरचना कह रहे हैं। संरचना दो प्रकार की, एक होता है जो राष्ट्रपति कितने लोगों को नियुक्त कर सकते हैं वो, ठीक है, और एक क्या बताया है, राज्यों से कितना सीट आएगा, ये 80 में बताया है। 80 तो कहते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया क्या होगा, वो 80 तो बताया है। 80 क्या कहते हैं कि राज्यसभा में जो 12 लोग हैं उसकी नियुक्ति कौन करेंगे जी, राष्ट्रपति, जो कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में क्या हो, अग्रणी। और 80 क्या कहता है, ये कहता है कि राज्यसभा से या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। और कैसा होगा वो, एकल संक्रमणित अनुपातिक पद्धति, ठीक है, ये प्रक्रिया होगी। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में, होता क्या है, ध्यान दीजिए। राज्यसभा, अगर राज्यसभा की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ अगर स्ट्रक्चर देखिए जी, ठीक है, तो एक सदन क्या कहलाएगा हमारे पास, ये वाला राज्यसभा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा जो राज्यसभा है, ठीक है, पहले हम किस नाम से इसे जानते थे हम लोग, याद रखिएगा, राज्य परिषद। राज्य परिषद जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे। वही अगर आप जाओगे अमेरिका में, इसे सीनेट कहा जाता है, समझ आ गया। या यूके में जाओगे तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अलग नाम से जाना जाता है। मतलब राज्यसभा को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्टार्टिंग तौर पर आए तो हमारे यहाँ भी राज्य परिषद किसके नाम से जानते थे, राज्यसभा के नाम से ही जानते थे। जो मूल रूप से राज्य परिषद राज्यसभा के रूप में परिवर्तन कब हुआ है, तो याद रखिएगा 23 अगस्त 1900 कब हुआ जी, 1954 से। ये हम लोग क्या जाने, राज्यसभा के ताप से जाने। अब समझिएगा, तो राज्यसभा खासियत क्या है, ये स्थायी सदन है। ये क्या है जी, स्थायी सदन। कहने का मतलब एक बार अस्तित्व में आ चुका है। कब आया होगा अस्तित्व में, 1954 से। और अगर मूलतः देखा जाए कब आया जी, ये हमारा 1952 से आया है। कब आया था, 3 अप्रैल, सबको याद होगा, 3 अप्रैल से कब आएगी, ये अस्तित्व में आ गए। मतलब 1952 से लेकर 2025 तक निरंतर चले हुए संस्था कौन है, राज्यसभा। इसी इसका नेचर कैसा है, ये स्थायी सदन पहला, ठीक है, इस हम जानते हैं, स्थायी सदन जानते हैं। दूसरा नाम याद रखिएगा, तो पहला नाम क्या होगा जी, ये स्थायी सदन। यहाँ पर जो लोग जाते हैं, ठीक है, यहाँ के जाने का योग्यता क्या होता है, 30 साल, और यहाँ के जो आयु का योग्यता होता है 25 साल। तो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा क्या है, ज्यादा थोड़ा सा वृद्ध है। इसी से कहा जाता है बूढ़ों का सदन। बूढ़ों का सदन, ये समझ में है। नाम क्यों पड़ा बूढ़ों का सदन, नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि 25 ज्यादा है, 67 ज्यादा हो गए, क्या बोलते हैं, बूढ़ों का सदन। यहाँ पर समझिएगा जी, राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जो अपने क्षेत्र में क्या हो, अग्रणी रहते हैं। अब आ चुका है इसमें साहित्य, विज्ञान, कला, कहीं न कहीं विज्ञान देखो, मतलब यहाँ पर पढ़े लिखो की बात चल रहा है। इसी से तीसरा नाम क्या पड़ जाएगा, शिक्षित सदन। क्या नाम पड़ेगा जी, शिक्षित सदन। समझ आ रहा है, शिक्षित सदन क्यों बोल रहे हैं कि लोकसभा के तुलना में यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, शिक्षित सदन। बूढ़ों का सदन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की तुलना में वृद्ध हो जा रहे हैं, 25 से क्या बोलेंगे, बूढ़ों का सदन। अब चौथा, अब समझिएगा, यहाँ के लोग को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपने विधायक को चुने हैं, अब विधायक उनको चुन रहा है, इसी से क्या बोलेंगे जी, अप्रत्यक्ष सदन। क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष सदन। समझ में आया ना एक एक चीज। राज्यसभा को पहले क्या बोलते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि एक बार बना है तब तक चले आ रहा है। दूसरा, बूढ़ों का सदन क्यों कहा जा रहा है, लोकसभा की तुलना में क्या है, बूढ़ों का सदन कह रहा है, ठीक है। शिक्षित सदन अगर बात करें, लोकसभा तुलना भी कह सकते हैं। और यहाँ 12 लोगों को जो मनोनीत किया जाता है वो अपने क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, शिक्षित सदन। और अप्रत्यक्ष सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के सदस्यों को आप नहीं चुनते, आपके चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, इसे क्या बोलेंगे जी, अप्रत्यक्ष सदन।
अब पांचवा नाम भी याद कर लो, जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीय सदन। तो बताना चाहिए कि द्वितीय सदन क्यों कहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो लोग चुन के आ रहे हैं वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कहने का मतलब, यहाँ मैं यदि मंत्री भी बना दूं तो भी वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कहाँ के प्रति उत्तरदायी है जी? लोकसभा के प्रति। जैसे कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे मनमोहन सिंह, कहाँ से आए थे? राज्यसभा से, और उनका निर्वाचन क्षेत्र था आपका असम। तो कहीं ना कहीं, हालांकि मेंबर कहाँ का है? राज्यसभा का, और किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। इससे क्या कहेंगे हम लोग? द्वितीय सदन। समझ आएगी? आप यहाँ मंत्री भी बन जाओगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लोग राज्यसभा बोलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं जो मंत्री होगा, जब भी बैठक होगा, वो कहाँ आएगा? इस सदन में आएगा। समझ आ रहे हैं? इससे क्या बोलेंगे? द्वितीय सदन के बारे में कहा जाता है। तो ये 5 नाम है हमारे यहाँ किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। और पांचों नाम अलग अलग प्रकार से दिया गया है। समझ आएगा? रिपीट कर रहा हूँ, स्थायी सदन जन्म हुआ तब से लगातार बने आ रहा है, और कभी भी इसका विघटन नहीं होगा। याद रखिएगा, ये सीधा क्या होगा जी? समाप्त ही होगा। समझ आ गया? दूसरा, बूढ़ों का सदन क्यों बोला जा रहा है? लोकसभा की तुलना में बोला जाए। लोकसभा की न्यूनतम क्या माना जाता है? 25 साल माना जाता है, और यहाँ पर कितना माना गया है? 30 साल। तीसरा क्या है? शिक्षित सदन। इसके तुलना में यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है जी। और चौथा, अप्रत्यक्ष सदन क्यों कहा जा रहा है? जनता नहीं चुन रही है, जनता के चुने प्रतिनिधि के द्वारा चुना जा रहा है। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष सदन। और द्वितीय सदन क्यों कहते हैं? यहाँ के जो मंत्री होते हैं अपने सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते हैं, या अकाउंटेबिलिटी नहीं रहते हैं। किसके प्रति होगा जी? वो लोकसभा के प्रति। से क्या नहीं है? द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या हो? योग्यता क्या हो? ठीक है जी, योग्यता समझते हैं, ये पूछा जाता है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का क्या मेंबर बन सकता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा जी, ये बताया है, ठीक है। तो भारत का क्या हो? हमेशा याद है, भारत में क्या चलता है? नागरिक। हमारे यहाँ जन्मजात नहीं पूछा जाता ना। अब जब आप एग्जाम दिलाओगे तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? भारत का जन्मजात नागरिक लिखा जाता है योग्यता में, वो गलत हो जाएगा। समझ आ गया? हमारे कैसा है जी? भारत का नागरिक। कहने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ रहे हैं, 5 साल रुकाएंगे, हम लोकसभा या राज्यसभा से भेज सकते हैं, सीधा सीधा। लेकिन हम अभी कहाँ जाएंगे, या हम लोग मोदी को कहाँ भेज रहे हैं? मोदी महोदय को कहाँ भेज रहे हैं? हम लोग अमेरिका भेज रहे हैं। तो नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ क्या है? वहाँ जन्मजात होना चाहिए। समझ आए? हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ क्या है? उस देश का नागरिकता ग्रहण कीजिए और सर्वोच्च पद में भी आप आसीन हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ठीक है जी, अब भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है जी। तीसरा, राज्यसभा सदस्य बनने की क्या हो? योग्यता, ये होना चाहिए। और मोस्ट एमपी चौथा भैया, बताओ क्या होगा? ये याद रखिएगा, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। पागल जो है अलग मेथड जो रहेगा ले सकते हो। ये मोस्ट एमपी हमेशा याद रखिए। हम जानते हैं ना जी, अगर आप पंच भी लड़ोगे ना तो आपके पद से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना। तो क्या है ये याद रखिएगा। और लिखने अब लिख सकते हो इसमें आप पागल हो, ठीक है जी, या दिवालिया हो नहीं भैया, याद रखिएगा, ना हो। ठीक है। ये 5 कंडीशन आप जान सकते हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सर, जो होता है अमेरिकन का नागरिकता
आप नहीं लोगे, आपका वारिस, आप तो नहीं लिए ना, आप नागरिक लिए हो, लेकिन जो आपका जो वारिस है वो जन्म वहाँ लेना चाहिए। समझिएगा, कई क्या वहाँ का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, बोले ना, समझिएगा। यदि आप वहाँ का क्या ले लिए हो, नागरिकता, और उसी तरह घूमने कहाँ आ गए, भारत, आपका वारिस कहाँ जन्म ले लिया, आप वहाँ नहीं हो सकते, वहाँ जन्म होना चाहिए, कंडीशन है। समझ आ गया? हमारे ऐसा नहीं बोले आप कहीं से लाओ, मेंबर होना चाहिए, ठीक है, वो हो जाएगा। ये 5 कंडीशन है, जिसमें भी होगा वो क्या हो सकते हैं, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। समझ आ गया? तो पूछा जाता है, देखिए इस वाले में जो जानना है, इसमें पॉइंट याद रखिएगा, जन्मजात नहीं, जन्मजात नहीं माना गया हमारे लिए, ठीक है। ये तो होना चाहिए 30 वर्ष अनिवार्य है, याद रखिए। ये भी पता होना चाहिए उसे योग्यता तो होना चाहिए, तभी लड़ेगा ना, वो याद रखिएगा। और तीसरा, ये तो भैया भूल जाएगा मत, ये हर चीज में छोटा मोटा, हालांकि मंत्री या राज्यसभा या राष्ट्रपति के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता, वही एक्चुअल में लाभ का पद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा क्या बोल रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात चल रही है, सरकारी नौकरी की बात चल रही है। और यहाँ पर जी पागल या दिवालिया, ये भी जरूरी है। देखिएगा, पागल मतलब उसका माइंड ही उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब आपका नेतृत्व करेगा तो ढंग से करेगा ना जी। दिवालिया कहने का मतलब है बैंक ने उसे क्या कर दिया, बैंक करप्ट कर दिए। सोचो तो बैंक करप्ट हो चुका है, तो आपका पैसा क्या नहीं कर सकता है, हो सकता पैसा लेके भाग गए, विजय माल्या जैसे, इसीलिए क्या करें, ये कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। तो पहले आप देखे होंगे जो सोसाइटी होते हैं वहाँ से लोन लेते थे जी, और पैसा नहीं चुका पाते थे, तो वहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लिखाया जाता है, यहाँ के लोग क्या हो चुके, दिवालिया हो चुके। एक बार दिवालिया हो गए ना, कोई सरकार आपको कुछ भी पैसा नहीं देगी, हमेशा याद रखिए, सब हो जाओ लेकिन दिवालिया में हो जाए। यहाँ तक कि आप योजना के पात्र भी नहीं माने जाओ, ये माना जाता है। हालांकि बीच में सरकार आया और दिवालिया सब को को क्या कर दिया, माफ कर दिया, तो जो दिवालिया का टैग है वो हट गया, ये होता है। तो लिस्ट देखिएगा जी, आपके गांव में मिल जाएगा जो दिवालिया रहा हो, पहले से भी हट गया, अब नहीं होता आसानी से। और दिवालिया घोषित करने पर बहुत समय दिया जाता है, 10 साल 20 साल उसे घोषित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, राज्यसभा बनने की योग्यता। अब समझिएगा जी, अब हम जानते हैं कि राज्यसभा कैसा हो गया है, स्थायी सदन, कैसा हो चुका है, स्थायी सदन। तो मतलब ये तो कभी भी भंग नहीं होगा, ना विघटन होगा। तो इनका कार्यकाल क्या होगा, तो इनका कार्यकाल क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, कभी भी राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि एक ऐसा सदन है, नेचर भी स्थायी है, ठीक है। बल्कि कार्यकाल किसको होगा जी, इनके सदस्यों का, सदस्यों को क्या होगा, कार्यकाल। और जो कार्यकाल होता है कितने को होता है, 6 साल, याद, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और यह कार्य कैसा जी, 6 साल का। मतलब एक बार व्यक्ति बन गया तो कितने साल रहेंगे, 6 साल तक रहेंगे। हालांकि पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, वो अलग मैटर है, और इस बीच में किसी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में ना फंसे, वरना उनकी सदस्यता क्या होगा, रद्द हो सकता है। अब समझिएगा, लोकसभा क्या बोल रहे हैं, समझे, राज्यसभा नेचर कैसा बोल रहा है, वो स्थायी सदन है। तो ये सदन स्थायी कैसे हुआ, ये निर्भर करता है इसमें होता है। ये कहता है, याद रखिएगा, कि प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा की कुल सीटों का 1/3 सदस्यों का क्या होगा जी, निर्वाचन। याद रखिएगा, इसी पैराग्राफ की वजह से क्या हो गया, स्थायी हो गया। अगर ये उपबंध नहीं रहता तो राज्यसभा में स्थायी नहीं हो सकता। समझते कैसे स्थायी होगा, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। ये समझ आया। कहता क्या है कि राज्यसभा स्थायी सदन है,
राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होगा, परंतु इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है जो कितने का रहता है, 6 साल का होता है। और 6 साल कैसे होता है, याद रखिए ये बोला है कि प्रत्येक 2 साल में कम से कम 1/3 सदस्यों को क्या होना चाहिए, निर्वाचन, तभी क्या माना जाएगा, ये हमारा जो राज्यसभा क्या होगा जी, स्थायी सदन। अब समझते हैं कि कैसा होने वाला है, एग्जाम्पल से आगे बढ़ूं। देखिए हमारे पास 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, समझिए, या ए भी ले लीजिएगा या ए भी ले लीजिएगा। तो समझिएगा सबसे पहले 1952 में आया, ठीक है। जब 1952 में आया होगा तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, ये इनका कार्यकाल 6 साल। तो 52 से लेकर 1958 इन सब का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब इतने लोगों का कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा, 1958 में। तो हमारे संविधान में हमने सोचा कि हम इसे स्थायी कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो 1952-1958 है, तो स्थायी कैसे बनाए, बंद किया कि प्रत्येक 2 साल में हमें क्या करना है जी, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करना है, ठीक है। अब मुद्दा ये निकल के आ गया, इन सबको तो 1952 में निर्वाचन हुआ है, सबका कार्यकाल 1958 में हो जाएगा। तो क्या किया, 2 साल बाद इसका 1/3 लोगों को हम निकालेंगे। अगर मैं बात करूँ 6 का, ठीक है जी, 1/3 कितना हो जाएगा, कम से कम 2 से क्या करना पड़ेगा, चुन के भेजना पड़ेगा, समझ आ रहे हैं। अब समझिएगा इस 6 में 2 कौन होंगे जो त्याग पत्र देंगे, समझे जी, इस 6 में 2 कौन होंगे जो त्याग पत्र देना चाहिए। तो भाई याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति जो 6 साल का कार्यकाल है 6 से नहीं देंगे ना, इसीलिए याद रखिएगा प्रथम के लिए क्या निकाला गया था, लॉटरी निकाला गया, समझ आया, क्या निकाला गया, लॉटरी निकाला गया। लॉटरी में 2 लोगों का नाम निकाला गया, जिन लोगों का नाम आया होगा उनका कार्यकाल समाप्त। समझ लीजिएगा सी का आया होगा या ई का आया होगा, इनका कार्यकाल क्या हो गया, क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। समझने कहने मतलब ये है। अब देखिएगा तो हमारे पास 1952 में, ठीक है, 2 लोग फिर से आए, याद रखिएगा कौन समाप्त कार्यकाल सी का, और सी की जगह कोई नया व्यक्ति आया, ए आया होगा, या ई का समाप्त उसकी जगह नया व्यक्ति कौन आया होगा, 2 आया है। तो यहाँ पर जो 1 है, अब इसका कार्यकाल प्रारंभ कहाँ से होगा जी, 1952 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम, सॉरी ये रिटायर कब होगा, 1954 में होगा ना, रिटायर कब होगा ये, 1954 में। तो 1954 से कहाँ जाएगा ये, 1960 में, और ये भी कहाँ जाएगा, 1954 से लेकर 1960 हुआ। अब बाकी में देखिएगा, अगर बाकी कार्यकाल बात करूँ मैं 1958, इनका भी क्या होगा 1958, इसका भी क्या होगा 1958, इसका भी कार्यकाल क्या होगा 1958। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो प्रत्येक 2 साल में होना चाहिए। तो हम लोग 2 साल में हमें 2 व्यक्ति आ गए हैं, आया कि नहीं आया। अगला जो होगा याद रखिएगा, अब 6 साल में होंगे तो कब चुनाव होगा, 1958 में होगा। जब 1958 होगा ना जी, कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा, 1958 में। तो बाकी 4 का कब करेंगे, 1958 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर भी इसका नया कार्यकाल प्रारंभ होगा 1958 से लेकर कब तक जाएगा, ये 1964 जाएगा, सभी जाएगा 1964 गया कि नहीं, ये बताइए। अब इसे तो याद रखिएगा 1964 इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि जो 2 व्यक्ति चुन के आए थे इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा जी, 1960 में होगा। यहाँ फिर चुनाव होगा तो इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, 1966। इस प्रकार अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए, तो हमारे पास हमेशा 1/3 सदस्य क्या रहेंगे जी, जब भी चुनाव होगा वहां पर बैठे रहते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर क्या बन गया, हमारा स्थायी सदन। समझ में आ गया। ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहेगा, और हमेशा 2 साल में 1/3 सदस्य हमेशा खाली होते रहेंगे या नया बनते रहेगा, और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलता रहेगा। इसीलिए क्या होगा, हमारा नेचर ये स्थायी होगा। समझ में आ गया। तो कैसा स्थायी होगा कि प्रत्येक 2 साल में चुनाव कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जो 2 मेंबर बन के आए हैं उनका कार्यकाल कब, 1930 में होगा, और अभी 126 से समाप्त होने वाला है। तो 26 में एक व्यक्ति आएगा,
जो 26 से बने उनका क्या आएगा, कहाँ जाए, 1932 में होगा। लेकिन जो 3 लोग हैं उनका 30 में चुनाव होगा। तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर हमेशा बनते रहेंगे, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो राज्यसभा है ये कैसा होगा जी, स्थायी सदन। समझ में आया? तो ये ऊपर समझ में आया कि क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 2 साल में क्या होगा जी, कि राज्यसभा की कुल सीटों का एक तिहाई क्या होना चाहिए, निर्वाचन। और इसी की वजह से क्या होगा, ये हमेशा रनिंग में रहता है हमेशा। इसीलिए ये सदन कभी भी विघटन नहीं होगा, याद रखिए, कभी भी विघटन नहीं हो सकता। समझ आ गया? तो ये नेचर कैसा हुआ हमारा, स्थायी सदन। और प्रक्रिया क्या है स्थायी सदन होने का, ये हमारी प्रक्रिया। अब समझिएगा, ठीक है जी। अब राज्यसभा को कुछ विशेष पावर दिया गया है। राज्यसभा को विशेष पावर है, याद रखिए। क्यों है वो विशेष शक्ति ना, याद रखिए। वो देखते हैं वो शक्ति कौन सा है, समझिए। अगर शक्ति की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला, ठीक है जी, उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त करने की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होगा, हमेशा याद रखिएगा, राज्यसभा से। मतलब लोकसभा डिसाइड कर दिया, समझिएगा, लोकसभा ने क्या किया डिसाइड, कि हमें राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को निकालना है। लोकसभा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि राज्यसभा क्या ना करे जी, उनका समर्थन करे। मतलब प्रस्ताव जो होगा हमेशा याद रखिए, प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा। ये विशेष पावर है। दूसरा, सब जानते हैं कि अनुच्छेद 249 के तहत, ये मोस्ट पावर याद रखिएगा जी, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा, ठीक है, राज्य सूची में, राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में क्या बना सकते हैं जी, कानून। ये पावर दिया गया है। क्या बोल रहे हैं, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय में क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा किसका नेतृत्व कर रहे हैं, राज्यसभा का। तो राज्यसभा की सूची में कानून भी कौन बनाएगा जी, राज्यसभा। अब समझिएगा, तो पावर किसके पास है, राज्यसभा। अब ये पावर राज्यसभा किसको देगा जी, लोकसभा को। लोकसभा को देगा कि लोकसभा क्या बोलेंगे, आप कानून बनाओ। लोकसभा को देंगे एवं दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कानून। कानून याद रखिए, ठीक है। समझिए, आप ये एग्जांपल मैं आपको बता दूं। राज्य सूची का विषय है पुलिस विभाग, ठीक है। तो पुलिस संबंधी जो भी कानून बनाना होगा उस राज्य के विधानमंडल या कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। तो संसद अपने से नहीं बना सकता जब तक कि अनुच्छेद 249 प्रयोग कौन नहीं करेगा जी, राज्यसभा। अब राज्यसभा बोलेगा मैं आपको पावर दे रहा हूं कि पुलिस संबंधी कुछ कानून बने, किसको बोलेंगे, लोकसभा। तो लोकसभा क्या बोले, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं। फिर लोकसभा क्या बनाएंगे, एक अधिनियम बनाएगा। दोनों अधिनियम को हम पारी बारी से चर्चा होगा, पारित होने के बाद जब पारित हो जाएगा तो राज्य में लागू हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 249 किसकी पावर है जी, राज्यसभा के पास, जो किसको सौंपता है, लोकसभा, ठीक है। फिर लोकसभा कानून, याद रखिए राज्यसभा कानून नहीं बना सकता, पावर किसके पास है, लोकसभा। लोकसभा बोलेंगे दोनों भाई मिलकर खाएंगे ऐसा बोलेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। फिर वो कानून कहाँ लागू होगा, उस राज्य में लागू होगा। तो पहला ये पावर है, दूसरा 249। तीसरा समझिए, एक अखिल स्तर पर क्या होता है जी, एक पद का सृजन करना रहता है। तो धारा सुने होंगे आपका कौन सुने, 300 अनुच्छेद 311, हाँ 312 समझिएगा। 312 कहता है अखिल भारत
स्तर पर क्या होना चाहिए जी, पद सृजन करना। याद रखिए। तो अनुच्छेद 312 क्या कहता है, अखिल मतलब पूरे भारत के लिए प्रश्न, जैसे क्या देखिएगा, एक होता है आपके पास IAS, ठीक है, एक होता था IPS, यही चीज है, ठीक है, दो चीज था। लेकिन ये पावर किसके पास है, राज्यसभा। तो राज्यसभा ने किसको कहा, लोकसभा को, हम एक नवीन पद सृजन करते हैं। वो पद का क्या नाम पड़ा, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। समझ आया क्या। अब IFS आया, याद रखिएगा, जो प्रशासन मतलब वन के जो सबसे प्रशासन वो कहाँ से, IFS से आते हैं। अब नाम सुने होंगे ना कि राज्य में PCCF रहते हैं, मुख्य संरक्षक अधिकारी, यहाँ से करीब भेज आते हैं, ठीक है। तो जो IFS है, जिसे कहते हैं हम लोग भारत, ठीक है जी, या जमीन मान हिंदी अजीब लगता है, ठीक है। ये मान चलो IPS फॉरेस्ट विभाग से आ जाते हैं। इनका पद सृजन किसने किया है, अपने पावर राज्यसभा ने लोकसभा को बताया। वर्तमान में एक विचाराधीन है IES, ठीक है जी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इनका भी प्रस्ताव चला गया है लोकसभा में, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में IES भी हो सकता है। तो चार हमारे यहाँ क्या माना जाएगा जी, सर्वोच्च पद है जब फिर स्तर, ये विचाराधीन है, ये विचाराधीन है, और तीन क्या है, अस्तित्व है। तो याद रखिएगा, ये जो पावर है, ये पावर किसके पास है, हमेशा याद रखिएगा किसके पास है, राज्यसभा। और राज्यसभा बोलेगा मैं पावर को किसको सौंप रहा हूँ जी, लोकसभा को। फिर दोनों मिलकर एक नवीन पद का सृजन करते हैं। वो पद कौन सा है, एक IAS है, एक IAS है, या दूसरा हो गया, जैसे बता रहा हूँ IMS समझ लीजिएगा, कोई भी हो गया आपको जानने होंगे। IAS में निकाल लीजिएगा, इंडियन मिनरल सर्विस, मतलब भारतीय खनिज अधिकारी, एक नया पद निकाला समझने के लिए। ठीक, क्या बोलूं मैं, भारतीय, ठीक है जी, भारतीय खनिज अधिकारी। अब समझिए अभी क्या होता है, उद्योग विभाग से ले लिया जाता है। अब जो भी होता है कहीं ना कहीं IAS को संभाल लेता है। तो हम क्या करेंगे भैया, IAS बहुत ज़्यादा काम करता है, इसके काम को कम करते हैं और नई पद सृजन कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं जी, IAS। तो IAS क्या हो जाएगा, इंडियन मिनरल ऑफिसर सर्विस हो जाएगा। तो इसकी भी नियुक्ति कौन चाहे कर सकता है जी, राज्य साहब बोलेंगे और नया पद हम सृजन कर सकते हैं। तो पूरा पावर किसके पास है, राज्यसभा, हमेशा याद रखिएगा। तो इसी जो तीन अनुच्छेद है ये केवल किसमें है, तो पूछेंगे ऐसा कौन सा मामला है जिसमें लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, राज्यसभा। ये तीन ही है, एक अनुच्छेद 312, ठीक है, एक हो जाएगा उपराष्ट्रपति वाला, और एक है अनुच्छेद 249। बाकी सब में हमेशा कौन लागू रहेगा, राज्यसभा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, राज्यसभा की विशेष पावर देखिए। अब देखते हैं राज्यसभा की कमी क्या है। कमी, राज्यसभा की पता है ये ना, ये दूसरा पेन को सपोर्ट नहीं करता लगता है, ठीक है। राज्यसभा की कमजोरी, राज्यसभा की क्या हो गई, कमजोरी। इसकी भी कुछ कमजोरी है ना, याद रखिए। तो कमजोरी क्या है, याद रखिएगा, जब भी बजट प्रस्तुत होता है, क्या होगा, बजट प्रस्तुत होगा, तो याद रखिएगा बजट प्रस्तुत कहाँ होगा, लोकसभा। लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा जी, राज्यसभा। अब ध्यान दीजिए, कहाँ पहुंचाइए, राज्यसभा। और समझिएगा ना, याद नहीं चल रहा है तो कहाँ पहुंचाइए, राज्यसभा। अब ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, या हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, धन विधेयक। इस धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक ही रोक सकता है, केवल 14 दिनों के लिए ही रोक सकता है।
ये याद रखिए, केवल कितने दिन के लिए? 14 दिन। अगर 15वां दिन रखा, ये माना जाता है कि राज्यसभा ने इसे क्या करना जी, सहमति दे दी। देखिए पावर कम क्यों है? बजट बनाया कौन? लोकसभा। अब बजट पसंद किसको नहीं आ रहा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या बोलेंगे इसमें? कुछ चेंजेस करो, बोलेंगे ना जी, आप कुछ परिवर्तन करो। तो ये किसको बोले? वापस फाइल कहाँ भेजेगा? लोकसभा। अब लोकसभा बोलेगा, ये तो मेरी वो वाली बात आ गई, चाहे उनको जो सुझाव दिया है सुझाव को माने तब अच्छा है, या सुझाव को ना माने तब अच्छा है। वो वापस गया तो यहाँ पर राज्यसभा कुछ पावर है ही नहीं। वो केवल क्या रखता है जी? 14 दिन के लिए रोक सकता है। और 14 से 15 दिन रखा तो क्या माना जाएगा? पारित। अब फिर समझिएगा, राज्यसभा ने वापस भेजा, लोकसभा क्या बोल फिर वापस भेज दिया। चाहे सुझाव में सहमति हो या ना, ठीक है, समझिएगा। अगर लोकसभा ने सुझाव में सहमति ले लिया और कुछ चेंजेस किया होगा तो यहाँ पास कर देंगे, क्योंकि सहमति बोला भैया यहाँ पे कटौती कर दो, पास हो जाएंगे ना जी, क्योंकि उसी बात मान लिया गया है। लेकिन मान लीजिए सहमति ना हुआ, तो अब सहमति नहीं हुआ है तो राज्यसभा क्या करेगा जी? कुछ कर नहीं सकता है। तो ज़्यादा क्या रखेगा? 14 दिन तक रोक के रखेगा। जबकि अधिकतम किसी विधेयक को 6 माह तक रोक के रख सकता है। जबकि इसके बारे में क्या बोले? जब बजट हो गया या धन विधेयक हो गया, हम केवल कितने दिन के रखेंगे? केवल 14 दिन की। समझ आ गया? दूसरा, पहला कभी समझ में आ गया? अब समझिएगा, किसी विधेयक को लेकर विवाद हो गया। किसको लेकर जी? विधेयक को लेकर विवाद हो गया। तो विवाद किसके बीच होगा? लोकसभा राज्यसभा। समझिएगा, कोई सा विधेयक है, विवाद हो गया, ये विवाद हुआ किसके मध्य? लोकसभा। और कहाँ होगा जी? राज्यसभा। तो याद रखिएगा, राज्यसभा की पावर है कि किसी विधेयक को, समझिएगा, 6 माह तक अधिकतम रोक सकता है। याद, अब इस बीच में अनुमति नहीं दे रहे, वो जरूरी है, तो राष्ट्रपति बोलेगा भैया ये विधेयक देश के हित के लिए जरूरी है। तो जब विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों पर क्या बनाएगा? याद रखिएगा, ये बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है जी, संयुक्त अधिवेशन जिसे कहते हैं ज्वाइंट सेशन, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अब जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा तो संख्या किसकी ज्यादा है? लोकसभा का ना, याद रखिएगा। तो लोकसभा का ज्यादा होने की वजह से जो विधेयक है, याद हो जाएगा, विधेयक क्या हो जाएगा जी? विधेयक क्या हो जाएगा? पारित। ये समझ में आया? विधेयक क्या हो जाएगा? पारित। ये दो शक्ति है, हमेशा याद रखिएगा, जो राज्यसभा को क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। पहला क्या बोल रहे हैं? धन विधेयक हो गया, या आपका दूसरा कोर्स है जी हमारा बजट है। तीसरा क्या कह सकते हैं? किसी विधेयक में अगर विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे तो एक तरफ कितना हमारे पास? 545, एक तरफ किसका है जी? 245। तो कौन पारित होगा ज्यादा? 545 वाला। तो आसानी से पास हो जाता है। यहाँ पर भी राज्यसभा ना चाहते भी मजबूर, तो क्या हो जाता जी? हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए हम देखें यहाँ पर कि राज्यसभा की दो कमजोरी है, जबकि अगला हम क्या देखें जी? ये राज्यसभा को शक्तिशाली भी बनाया है। समझ आ गया? तो दोनों को बैलेंस करके चला है, हमेशा याद रखिए। ये जितना पढ़े हैं ये सब हमारा क्या हो गया? राज्यसभा की बात। ठीक है, अब अगला हम लोग जो आर्टिकल पढ़ते हैं, अब देखते हैं एक अनुच्छेद 81, थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 81 क्या कह रहा है? लोकसभा का गठन। याद, तो हमारे यहाँ भी फिर से आ जाएगी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास लोकसभा, ये क्या हो जाएगा जी? राज्यसभा। तो चर्चा किसी करो में? लोकसभा।
ठीक है याद। तो यहाँ पर 80 कहता है 81, किसके बारे में बताया जी, लोकसभा का गठन करना, ठीक है। अब लोग यहाँ देखिएगा इसी 80 के 81 एक में कहता है, ठीक है, एक का कम, ठीक है, याद ये कहेगा कि अगर बात करें 80 81 कहता है कि लोकसभा का गठन, जबकि 81 एक कहता है कि कुल सीटों की संख्या कितनी होगी 545, ठीक है। इस 545 को हम दो प्रकार से बांटेंगे। इसे बताया गया है 81 है अनुच्छेद 81 एक का के तक। अब ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये कहता है राज्यों से आएगा, ठीक है जी, राज्यों से आएगा। तो राज्यों से जो आने वाला वो सीट की संख्या अधिकतम कितना होगा 530, ये बताया, ठीक है। ये हमारी जो 545 है, याद रखिए ये हमारी वर्तमान संख्या है ना, याद रखिए वर्तमान में हमारे पास कितना है 545। जबकि अगर मैं कुल सीटों की अगर बात करूं तो कुल सीटें है हमारे पास लोकसभा में कितना है 550, ठीक है। यूके से हम हटा देंगे तब 5 हट जाता है। तो समझिएगा इस 545 में से 5 कहाँ से आएंगे 530 राज्यों से आएंगे, जबकि जो 20 सीट है वो हमेशा कहाँ से आएंगे जी, केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिए। तो इसी कहा गया है 81 का एक का खामी। यूनियन टेरिटरी से या केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम क्या होगा जी 20 सदस्य आए, अधिकतम 20 बोला है, इससे ज्यादा नहीं है। हमारे 8 सदस्य है, याद रखिएगा, 8 से अगर मिलाते हैं तो सबको मिलाकर 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बोला हमेशा याद रखिएगा। ये किसे बताया आपका 81 का खामी संरचना, याद रखिएगा। तो जो संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी संघ की बात है, संघ शासित, ये क्या होगा जी 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वर्तमान की संरचना की बात करें तो हम लोग कितने हैं 545, ठीक है। तो इस 550 में से 530 कहाँ से आ गया है, राज्यों से आ गया, और 20 कहाँ से आ गया, केंद्र शासित प्रदेश से आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियल कंडीशन हमारा 545, अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो स्पष्ट बोलता है 545 में से 530 कहाँ से होगा, स्टेट से, स्पष्ट बोल दिया गया, ठीक है जी। अब जो बच गया हमारा, कितना सीट बचा हमारे पास बताइएगा, 13 सीट बचा है यहाँ पर, सॉरी कितना बचा जी 15। जो 15 हो वो कहाँ से आएंगे, स्टेट से, ये बोला गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें ये नहीं पूछा गया है, इसमें हमेशा ये पूछा गया है, ये वाला पॉइंट कि 530 कहाँ से आएंगे, राज्यों से आएगा, और 520 कहाँ से आएगा जी, संघ शासित प्रदेश से आएगा, ये बोला गया। बस हमें यहाँ इस वाले पॉइंट में फोकस करना, ठीक है। अब समझिएगा, तो लोकसभा का जो आवंटन होगा वो डिसाइड कौन करता है, आपके पास केंद्रीय निर्वाचन आयोग बैठा है, वो होता है 81 को जो 2 है उनके तक आवंटन होता है। अब इसका याद करने की जरूरत पूछा नहीं है, लेकिन राज्यसभा वाले में हमेशा पूछा जाता है। अब जो सीट है बंटवारा वो आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है जी। सर्वाधिक सीट हमारे पास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कितना है 80, याद रखिएगा। 80 के बाद हाफ कीजिएगा तो कहाँ पहुँचेंगे हम, बिहार। बिहार में क्या हो जाएगा जी 40। अब इस 40 में 2 ऐड कीजिएगा 42, तो बिहार जस्ट लगा है हमारा पश्चिम बंगाल, समझ आएगा। 3 याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 80 है पूरे भारत में, बिहार में 40 है, और पश्चिम बंगाल में कितना है 42। लेकिन मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में मिलेगा 48, ठीक है। और एक महाराष्ट्र लगा है नीचे जब जाओगे तमिलनाडु, ठीक है, इनकी संख्या 39, ठीक है।
और हमारा पड़ोसी कौन है जी? मध्य प्रदेश। इनकी संख्या ले लीजिएगा 29। कितना है? 29। और जब मध्य प्रदेश आ गए तो छत्तीसगढ़ वालों ने क्या बिगाड़ा है? ठीक है, यहाँ कितना है? ये बेसिक याद रखिए, कई बार कोर्ट में पूछ देता था। ठीक है, नेक्स्ट चुनाव होगा, पूरा संरचना फिर से बदल जाएगा। अब न्यूनतम याद रखिएगा, तो एक है हमारे पास सिक्किम, मिजोरम, और एक है हमारे पास त्रिपुरा। यहाँ सीटों की संख्या कितना है? 1। ठीक है, इसके बाद बच गया जैसे कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इसको नागालैंड कीजिएगा, नागालैंड देंगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी, मणिपुर, ठीक है, और यह गोवा भी। तो गोवा में सीटों की संख्या कितना है? 2। ठीक है, न्यूनतम पूछेंगे 3 जगह है ना, याद रखिएगा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड 1 है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और साल ऊपर जब चले जाते हैं, ठीक है, जैसे आपको वहां पे क्या मिल जाएगा? आसपास क्षेत्रों में 2 मिल जाता है, याद रखिएगा, न्यूनतम याद कीजिएगा बस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चर हो जाता है। अब थोड़ा नाम भी जाने, जैसे वहां लोग जाने हैं, 5 नाम यहाँ पे होगा। ठीक है जी, तो 5 नाम की अगर बात करूं, पहला नाम समझिएगा, इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष सदन। पहला नाम क्या हो जाएगा जी? प्रत्यक्ष सदन। क्यों प्रत्यक्ष कहा जा रहा है? यहाँ की जनता को अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन। ठीक है, दूसरा युवा सदन। युवा सदन को जा रहा है राज्यसभा के तुलना में क्या है? युवा है, तो क्या हो जाएगा? युवा सदन। तीसरा वो शिक्षित सदन था, उसके तुलना में क्या हो जाएगा? कम पढ़ा लिखा या अशिक्षित सदन कहा जाता है। याद रखिए, अनपढ़ भी यहाँ पर क्या बन जाते हैं ना, याद रखिए, इसे क्या कहते हैं? अशिक्षित सदन। अब चौथा मोस्ट एमपी, इसे कहते हैं प्रथम सदन। याद रखिए, प्रथम सदन क्यों कहा जा रहा है जी? ये लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी, जबकि राज्यसभा नहीं था, इसलिए वो क्या बना था? द्वितीय सदन। और ये क्या बनेगा? प्रथम सदन। ठीक है, रखिएगा, हमेशा प्रथम सदन होगा। और पांचवा मोस्ट एमपी क्या हो जाएगा? अस्थायी सदन। वो कैसा था? स्थायी था। अस्थायी सदन, तो याद रखिएगा अस्थायी क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 5 साल में क्या होगा जी? चुनाव। या कार्यकाल नहीं बचा है, सरकार ने अपना विश्वास खोया तो विघटन हो जाता है, तो 5 साल से पहले क्या होगा? इनका विघटन होगा या 5 साल विघटन होगा, इसमें क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। ये 5 नाम किसका है? लोकसभा। हाँ, छठवा देखिए जी, जो प्रथम सदन नहीं है, इसी को कई जगह निम्न सदन बोल दिया जाता है। लेकिन लिख लो, एक और नाम लिख लो, निम्न सदन। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है? जनता डायरेक्ट चूज कर रही है, ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन। जबकि वहां पे क्या हो, उसे उच्च सदन कहा जाएगा ना, क्योंकि जनता नहीं कर रहे, जनता के चुने प्रतिनिधि कर रही है, राज्यों का कर रही है, क्या कहा जाएगा? उच्च सदन। और ये क्या हो जाएगा? निम्न सदन। ये 6 नाम है, वहां एक लिखे ना, छठा उच्च सदन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये 6 था। अब यहाँ भी योग्यता देखेंगे, तो पहला योग्यता क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 25 साल प्राप्त हो। तीसरा, पागल दिवालिया न हो। चौथा जी क्या हो जाएगा जी? लाभ के पद पर न हो। और 5वां, लोकसभा बनने की योग्यता। ये कंडीशन क्या माना जाता है? लोकसभा की। और इनके जो कार्यकाल होगा कब तक रहेगा? 5 साल।
ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहीं तक रखते हैं, ठीक है।